आप हिमालय के पास एक नदी किनारे घूम रहे हो और आपको एक पत्थर मिलता है, बट ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये एक टूल है जिसे 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाया था। कूल है ना? आज हम ऐसी अमेजिंग कहानियों में गहरी चर्चा करने वाले हैं, फ्रॉम एंशिएंट टूल्स टू मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो चलो रेडी हो जाओ, और हाँ, इस जर्नी पे निकलने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और एक कमेंट छोड़ दो। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल, आज का हमारा लर्निंग मैप काफी एक्साइटिंग है। हम 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। पहले सोनियन कल्चरल ट्रेडिशन, फिर कास्ट डोमिनेशन, फैक्शनलिज्म एंड पॉलिटिकल पावर, उसके बाद रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी, फिर हम बैरियर एल्विन की फिलॉसफी समझेंगे। नेक्स्ट, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस के बीच कम्युनिकेशन, फिर एक बड़ा टॉपिक सिवालिक्स की पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसके बाद एसएस सरकार का इंडियन पॉपुलेशंस का क्लासिफिकेशन, और फाइनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। वाह, तो चलो लेट्स अनपैक दिस। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1A है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। सोनियन कल्चरल ट्रेडिशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, लोअर पैलियोलिथिक टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, सो सोनियन कल्चर, द ओरिजिनल टूल मेकर्स ऑफ द सिवालिक्स। राइट, सो द सोनियन कल्चरल ट्रेडिशन, सिंपल भाषा में ये एक लोअर पैलियोलिथिक पेबल टूल ट्रेडिशन है। पेबल टूल ट्रेडिशन मतलब ये हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स का टूल्स बनाने का एक स्टाइल था, खास करके सोन वैली और सिवालिक की पहाड़ियों में मिला है। इसकी स्टडी हेलमट डिटेरा और थॉमस टी पैटरसन ने 1930s में की थी, और इसमें याद रखना कोर टूल्स यानी पत्थर के गोलों से बनाए गए टूल ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, इमेजिन तुम एक सर्वाइवल शो में हो और तुम्हारे पास सिर्फ नदी के गोल पत्थर हैं, तुम क्या करोगे? एक पत्थर से दूसरे को तोड़कर एक शार्प एज बनाओगे ना? एग्जैक्टली। बस यही है सोनियन टेक्नोलॉजी का सीक्रेट सॉस। इट्स ऑल अबाउट बीइंग रिसोर्सफुल। कूल ना? बिल्कुल, चलो इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। हाँ जरूर। सोनियन ट्रेडिशन, जैसे हमने कहा, लोअर पेलियोलिथिक एज से है। लोकेशन है स्वान वैली, जो आज पाकिस्तान में है, और सिवालिक फुट हिल्स। इसकी पहचान है पेबल टूल्स। हैंड एक्सेस यहाँ काफी कम मिलते हैं। ओके, अब इसके की फीचर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स डू इट। सबसे पहले क्रोनोलॉजी एंड कॉन्टेक्स्ट। ये अर्ली से मिडिल प्लाइस्टोसीन का दौर है, मतलब लगभग 2 मिलियन साल से 2 लाख साल पहले तक। कितना पुराना! वाओ। इसकी डेटिंग कैसे की जाती है? इसकी डेटिंग नदियों के टेरेस स्ट्रेटजी से की जाती है। HD संकालिया ने कहा था कि ये ट्रेडिशन काफी लंबे टाइम तक चली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है लिथिक टेक्नोलॉजी। यहाँ टूल्स में 2 मेन टाइप्स हैं, चॉपर्स और चॉपिंग टूल्स। ओके, चॉपर्स और चॉपिंग टूल्स, इनमें क्या डिफरेंस है? चॉपर्स होते हैं यूनिफेशियल, मतलब एक तरफ से शार्प किए गए, और चॉपिंग टूल्स होते हैं बाइफेशियल, यानी दोनों तरफ से। ये ज्यादा इफेक्टिव होते थे। और ये बनते किस चीज से थे? क्वार्ट्जाइट पेबल से। राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हलम एल मोवियस ने इसी ट्रेडिशन के बेसिस पर मोवियस लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। मोवियस लाइन? ये क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो दुनिया को हैंड एक्स कल्चर्स यानी वेस्ट और पेबल टूल कल्चर्स यानी ईस्ट में डिवाइड करती है। फैसिनेटिंग। ओके, और इसका बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो, ये टूल्स होमो इरेक्टस जैसे अर्ली होमिनिन्स से एसोसिएटेड हैं। सोर्स कहता है कि ये टूल्स उनकी टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन दिखाते हैं, मतलब उन्होंने अवेलेबल रॉ मटेरियल यानी पेबल्स का बेस्ट यूज किया। राइट, तो ये कल्चरल इंफीरियोरिटी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का साइन है। एग्जैक्टली। इसका कोई केस स्टडी है? हाँ बिल्कुल। पुटवार प्लेटो में जो एविडेंस मिले हैं वो बताते हैं कि वो स्कैवेंजिंग और बुचरी के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब शिकार किए हुए जानवरों का मांस निकालने के लिए। गॉट इट। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है आखिर में? सोनियन ट्रेडिशन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि कल्चरल एवोल्यूशन हमेशा लीनियर नहीं होता। ये अर्ली होमिनिन्स की अडैप्टिव इंटेलिजेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने साउथ एशिया के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव किया। ग्रेट, चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। रेडी? ऑलवेज। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में कौन से 2 नेम्स लिखना जरूरी है? हेलमट डिटेरा एंड थॉमस टी पैटरसन। ये लिखने से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको इसकी हिस्ट्री पता है। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, यूनिफेशियल चॉपर और बाइफेशियल चॉपिंग टूल में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल शब्दों में। यूनिफेशियल में पत्थर को एक ही साइड से तोड़कर धार बनाई जाती है। बाइफेशियल में दोनों साइड से पत्थर तोड़ा जाता है फॉर ए शार्पर मोर इफेक्टिव एज। समझे? समझ गया। नेक्स्ट, मोवियस लाइन मेंशन करना आंसर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सॉजेनियन ट्रेडिशन को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखता है। इट शोज यू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट द व्हाट बट आल्सो द व्हाई इट मैटर्स इन अ लार्जर डिबेट। राइट, तो क्या हम कह सकते हैं कि सॉजेनियन लोग अक्यूलियन हैंड एक्स बनाने वालों से पिछड़े हुए थे? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग बैकवर्ड, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट विद व्हाट यू हैव। उनके पास पेबल्स थे तो उन्होंने बेस्ट पेबल टूल्स बनाए। दिस इज टेक्नोलॉजिकल अडैप्टेशन, नॉट इंफीरियोरिटी। एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा, केस स्टडी को आंसर में कैसे फिट करें? बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट के बाद पहले बताओ कि ये टूल्स अडैप्टेशन है, फिर एग्जाम्पल दो जैसे पॉटवार प्लाटो में स्कैवेंजिंग और बुचरी। ये आपके पॉइंट को सॉलिड प्रूफ देता है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, ये टेरेस स्ट्रैटिग्राफी क्या चीज है? थोड़ा समझा दो। सिंपल है। इमेजिन अ रिवर कटिंग थ्रू लैंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो अलग अलग लेवल्स या टेरेसेस बनाती हैं। जो टूल्स सबसे नीचे वाली टेरेस में मिलेंगे वो सबसे पुराने होंगे। सिंपल है ना? बहुत सिंपल। चलो अब पॉज करो और प्रैक्टिस करो। ट्राई सेइंग दिस। Sonian tradition shows the adaptive intelligence of early hominins in the Siwalik region. Rehearse it. In short,
Suanian tradition is all about smart adaptation, using local river pebbles to create effective chopper and chopping tools millions of years ago. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Next topic is very relevant even today. Question 1b, caste domination, factionalism and political power. Broad micro theme. The transformation of ritual caste hierarchy into a dynamic political resource through domination and internal competition. So, caste, power and politics. The Indian reality. ये तो हमेशा से hot topic रहा है. Absolutely. ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि इंडिया में कास्ट सिर्फ एक रिलीजियस या सोशल हायरार्की नहीं है, ये एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल है. एमएन श्रीनिवास ने बताया कि डोमिनेंट कास्ट्स अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और जमीन पर कंट्रोल का यूज करके पॉलिटिकल पावर हासिल करती हैं. और फैक्शनलिज्म. फैक्शनलिज्म मतलब उसी डोमिनेंट कास्ट के अंदर पावर के लिए कंपटीशन. स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस हो रहे हैं. एक ग्रुप है जो आपसे ज्यादा पॉपुलर है और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं. ये हो गई डोमिनेंट कास्ट. लेकिन इलेक्शन से पहले उस ग्रुप के अंदर ही दो लोग लीडर बनने के लिए लड़ पड़ते हैं. ये है फैक्शनलिज्म. इससे पूरा पॉलिटिकल सीन चेंज हो जाता है ना? That's exactly what happens in village politics. परफेक्ट एनालॉजी. बिल्कुल सही. चलो इसको आगे अनपैक करते हैं. इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. इंडिया में कास्ट, फैक्शनलिज्म और पॉलिटिकल पावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एमएन श्रीनिवास ने 1955 में कह दिया था कि कास्ट एक डायनामिक सिस्टम है, सिर्फ रिचुअल हायरार्की नहीं. ठीक है. अब इसके 3 पिलर्स क्या हैं? इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. पहला, कास्ट डोमिनेशन. एक डोमिनेंट कास्ट कौन होती है? जिनके पास 3 चीजें हों: न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यानी संख्या, लैंड ओनरशिप यानी जमीन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस यानी सरकारी पहचान. एग्जाम्पल? जैसे बिहार यूपी में यादव्स या हरियाणा में जाट्स, ये अपनी जमीन की पावर से लोकल विलेज काउंसिल्स और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं. गॉट इट. दूसरा पिलर? फैक्शनलिज्म. एफ.जी. बेली ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया. ये डोमिनेंट ग्रुप्स के अंदर ही पावर के लिए कंपटीशन है. मतलब एक ही कास्ट के अलग अलग गुट या फैक्शंस लीडरशिप और सरकारी रिसोर्सेज के लिए आपस में compete करते हैं. जैसे एक ही डोमिनेंट कास्ट के 2 परिवार सरपंच बनने के लिए आपस में लड़ते हैं. करेक्ट. और तीसरा पिलर है पॉलिटिकल पावर. इसके बारे में बताओ. रूडोल्फ ने इसे मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन कहा. मतलब कास्ट डेमोक्रेसी में अडेप्ट हो जाती है, वोट बैंक्स बनाती है और स्टेट पैट्रोनेज यानी सरकारी फायदे सिक्योर करती है. इसका कोई सॉलिड एग्जांपल? हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है बीएसपी जैसी पार्टीज का राइज, जो दलित सोशल आइडेंटिटी को इंस्टीट्यूशनल पावर में कन्वर्ट करती है. तो आखिर में इन चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ओबीसीज और दलित्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन फैक्शनलिज्म की वजह से उनकी यूनिटी अक्सर टूट जाती है. तो बेसिकली सिस्टम बदल गया. सही. जैसा अंद्रे बैटल ने कहा, कास्ट एक रिजिड रिचुअल सिस्टम से बदलकर एक नेगोशिएबल सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गई है. चलो क्रॉस क्वेश्चंस टाइम. पहला सवाल. इस आंसर की शुरुआत में किस सोशोलॉजिस्ट का नाम लिखना बेस्ट रहेगा? एमएन श्रीनिवास. उनका डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का फाउंडेशन है. ओके. डोमिनेंट कास्ट बनने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? लैंड, नंबर, लैंड एंड एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. ये 3 पिलर्स हैं डोमिनेशन के, याद रखना. ठीक है. फैक्शनलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एफ.जी. बेली का नाम यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली इस इंटरनल कंपटीशन को स्टडी किया था. यूजिंग हिज नेम एड्स एकेडमिक वेट टू योर आंसर. मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन का क्या मतलब है? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसका मतलब है कि ट्रेडिशन यानी कास्ट मॉडर्न सिस्टम यानी डेमोक्रेसी में जिंदा रहने के लिए खुद को बदल लेती है. ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है. इट्स अबाउट एडेप्टेशन. सही. बीएसपी का एग्जांपल इस आंसर में कैसे फिट होता है? ये पॉलिटिकल पावर वाले पॉइंट के लिए एक परफेक्ट सब्सटेंसिएशन है. ये दिखाता है कि कैसे एक नॉन डोमिनेंट ग्रुप भी कास्ट आइडेंटिटी को मोबिलाइज करके स्टेट पावर हासिल कर सकता है. लास्ट क्वेश्चन. कंक्लूजन में आंध्रे बितीले को कोट करने से क्या फायदा है? ये आपके आंसर को एक पावरफुल समरी स्टेटमेंट देता है. इट शोज दैट कास्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रिचुअल सिस्टम टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. फैंटास्टिक. चलो प्रैक्टिस टाइम. ट्राई सेइंग dominant caste uses numerical strength and land ownership for political power but is often weakened by internal factionalism. Go on, rehearse. In short, in modern India, caste is not just about ritual status. It's a dynamic political arena of domination, internal fights and power struggles. Okay. अब हम इंडिया के एक और important political aspect पर फोकस करेंगे. Question 1C. Regionalism and autonomy. Broad micro theme. The institutional response of political autonomy to territorially concentrated regional identities. Regionalism from conflict to integration. ये सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है भी. रीजनलिज्म का मतलब है जब एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के लोग अपनी कॉमन आइडेंटिटी जैसे लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पर पॉलिटिकल राइट्स मांगते हैं. ऐसा अक्सर तब होता है जब उन्हें लगता है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा. और ऑटोनॉमी इसका सोल्यूशन है? हाँ, ऑटोनॉमी यानी सेल्फ रूल. इससे रीजनलिज्म एक कॉन्फ्लिक्ट की जगह इंटीग्रेशन का टूल बन जाता है. इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल है? इमेजिन एक बड़ी फैमिली में 4 भाई हैं. ओके. एक भाई को लगता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और सारे रिसोर्सेज दूसरे भाइयों को मिल रहे हैं, तो वो अपना अलग किचन मांगता है. डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ताकि वो अपने हिसाब से जी सके. फैमिली बड़ी रहती है बट उसको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है. यही रीजनलिज्म और ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है. एग्जैक्टली. चलो इसको आगे समझते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? मायरन वाइनर ने रीजनलिज्म को डिफाइन किया. ये तब होता है जब एक टेरिटरी में कॉन्सेंट्रेटेड लोग अपनी आइडेंटिटी और अनइवन डेवलपमेंट की वजह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं. और इसका इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है ऑटोनॉमी. करेक्ट. अब देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है. ओके. सोर्स ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स.
ये डिमांड्स तब उठती हैं जब कोई ग्रुप कल्चरली सबऑर्डिनेटेड या इकोनॉमिकली अंडर रिप्रेजेंटेड फील करता है। जैसा तेलंगाना मूवमेंट में हुआ। परफेक्ट एग्जाम्पल। वहां के लोगों को लगा कि उनका रीजन निग्लेक्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने अलग स्टेट की डिमांड की और वो सक्सेसफुल भी हुई। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट रीजनलिज्म। और इसको मैनेज कैसे किया जाता है? रूडोल्फ एंड सुजैन रूडोल्फ ने इसे भी मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन कहा है। यहाँ ट्रेडिशनल रीजनल आइडेंटिटीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अडेप्ट होकर एलियनेशन कम करती हैं। इसके और एग्जांपल्स? 6 शेड्यूल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ 6th शेड्यूल के थ्रू एथनिक इकोनॉमी दी गई है। ट्राइबल काउंसिल्स को सेल्फ गवर्नेंस के राइट्स हैं, जिससे उनकी कल्चर प्रोटेक्ट होती है। और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956। वो भी एक क्लासिक केस स्टडी है। जब इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए गए, तो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनने की बजाय इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने वाला फोर्स बन गया। वाह, तो इससे क्या सीखने को मिलता है? कंक्लूजन क्या है? इससे ये सीखने को मिलता है कि नेशनल यूनिटी यूनिफॉर्मिटी से नहीं आती, बल्कि डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने से आती है। और डिसेंट्रलाइज सेल्फ रूल यानी ऑटोनॉमी, ये इसका बेस्ट तरीका है। हाँ, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि ऑटोनॉमी के साथ साथ इंक्लूसिव गवर्नेंस भी जरूरी है, ताकि पावर कुछ एलिट्स के हाथ में ना चली जाए। ग्रेट पॉइंट। लेट्स मूव टू क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर की शुरुआत में किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम लिखना चाहिए? मायरन वाइनर। उनकी डेफिनेशन रीजनलिज्म को सेट करती है, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्टार्ट। ऑटोनॉमी की डिमांड के 2 मेन रीजंस क्या हैं? कल्चरल सबऑर्डिनेशन, संस्कृति का दबाव, और आर्थिक पिछड़ापन, इकोनॉमिक अंडर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तेलंगाना मूवमेंट किस टाइप के रीजनलिज्म का एग्जांपल है? डेवलपमेंटल रीजनलिज्म। ये टर्म यूज करना इंपॉर्टेंट है, इट शोज यू नो द न्यूआंसेस। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को एक पॉजिटिव एग्जांपल के तौर पर कैसे प्रेजेंट करें? Use the phrase transformed linguistic regionalism into a stabilizing force for Indian federalism. This shows a positive outcome of granting autonomy. नॉर्थ ईस्ट का 6th शेड्यूल एग्जांपल क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है कि ऑटोनॉमी एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का एक पावरफुल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। परफेक्ट। और कंक्लूजन में एलीट कैप्चर का मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऐड करता है। इट शोज दैट ऑटोनॉमी इज नॉट अ मैजिक सॉल्यूशन, इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इंक्लूसिव गवर्नेंस टू बी ट्रूली सक्सेसफुल। समझ गया। Come on, let's practice. Autonomy serves as an institutional response, transforming regionalism from a source of conflict into a mechanism of integration. थोड़ा complex है, but try it. In short, granting autonomy is a smart way to manage regional demands, turning potential conflicts into a stronger, more diverse nation. चलो आगे. Question 1D. Warrior Elvin's philosophy with respect to Arunachal Pradesh. Broad micro theme. Warrior Elvin's philosophy of protective isolation and its application in the Northeastern Frontier Agency, NIFA. वेरियर एल्विन, ये नाम तो सुना है, काफी इंटरेस्टिंग फिगर थे। बहुत। एल्विन की फिलॉसफी अरुणाचल प्रदेश यानी उस वक्त के नीफा के लिए एक गेम चेंजर थी। उनका मेन आइडिया था प्रोटेक्टिव आइसोलेशन और डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन मतलब उन्हें बाकी दुनिया से काट कर रखना? एक तरह से हाँ, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन के लिए। वो नहीं चाहते थे कि आउटसाइडर्स ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सप्लॉइट करें। साथ ही उनका फोकस था कि डेवलपमेंट उनकी अपनी कल्चर या ट्राइबल जीनियस से हो, ना कि ऊपर से थोपा जाए। रियल लाइफ एग्जांपल से सोचते हैं। ये ऐसा है जैसे एक नए डेलिकेट प्लांट को पहले एक ग्रीन हाउस में रखा जाता है, उसे बाहर की हार्श वेदर से बचाया जाता है जब तक वो खुद स्ट्रांग न हो जाए। एग्जैक्टली। एल्विन का नेफा के लिए यही विजन था, उन्हें एक टेम्पररी प्रोटेक्टिव शील्ड देना। चलो डिटेल डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो इंडियन सिटीजन बन गए। उन्हें नेफा के लिए ट्राइबल अफेयर्स का एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। उनकी फिलॉसफी इस सवाल का जवाब थी, हाउ टू डेवलप ट्राइबल एरियाज विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर कल्चर। ठीक है, अब उनकी फिलॉसफी के 2 पिलर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला, डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल जीनियस। राइट, इसका मतलब था कि डेवलपमेंट शुड बी ऑर्गेनिक, यूज देयर ओन इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज एंड लैंग्वेजेस। उनके विलेज काउंसिल्स को स्ट्रॉन्ग करो, उनकी डायलेक्ट्स में पढ़ाओ, उनकी नींव पर ही बिल्डिंग बनाओ, उसे तोड़कर नहीं। बहुत प्रोग्रेसिव सोच है। और दूसरा कंट्रोवर्शियल पार्ट, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। हाँ, एल्विन ने देखा था कि बाकी इंडिया में आउटसाइडर्स ने कैसे ट्राइबल्स का फायदा उठाया, उनकी जमीन ले ली। इससे बचाने के लिए उन्होंने नेफा में आउटसाइडर्स, मार्केट्स और मिशनरीज की एंट्री लिमिट करने का सजेशन दिया। इसका क्रिटिसिज्म तो जरूर हुआ होगा, लाइक अ ह्यूमन जू अप्रोच। बिल्कुल, क्रिटिक्स ने इसे नेशनल पार्क अप्रोच कहा। उनका कहना था कि एल्विन उन्हें प्रिमिटिव रखना चाहते हैं, लेकिन एल्विन के पर्सपेक्टिव से ये उन्हें फ्रीज करना नहीं था, ये एक टेम्पररी शील्ड था, ताकि जब वो रेडी हो तो अपनी टर्म्स पर इंटीग्रेट करें। तो इनका कंक्लूजन क्या निकलता है? उनकी फिलॉसफी एक्चुअली नेशनल पॉलिसी बनी। जवाहरलाल नेहरू इससे काफी इन्फ्लुएंस थे। एल्विन के आइडियाज नेहरू के ट्राइबल पंचशील का फाउंडेशन बने, 5 प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। मतलब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की विजन ने एक पूरे रीजन की गवर्नेंस को शेप किया। is a reminder that development should be about human dignity, not just economic growth. Excellent. Cross questions time. First, इस आंसर में एल्विन की फिलॉसफी के 2 कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? Development through tribal genius and protective isolation. ये दोनों कीवर्ड्स हैं। उनकी फिलॉसफी का मेन गोल क्या था? प्रिजर्वेशन या डेवलपमेंट? It was a balance. The goal was development without destruction. ये फ्रेज यूज करना आंसर में काफी इंपैक्टफुल होगा। एल्विन के क्रिटिक्स उनके अप्रोच को क्या कहते थे? The national park और human zoo approach.
ये क्रिटिसिज्म मेंशन करना एक बैलेंस्ड आंसर के लिए जरूरी है। एल्विन के आइडियाज का सबसे बड़ा पॉलिसी इंपैक्ट क्या था? उनके आइडियाज नेहरू के ट्राइबल पंचशील का बेस बने। दिस शोज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हिज फिलॉसफी। अगर कोई पूछे कि एल्विन का अप्रोच आज रेलेवेंट है तो क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, लेकिन कोर आइडिया रिस्पेक्ट फॉर इंडिजिनस कल्चर इन डेवलपमेंट आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ग्रेट पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन, क्या आइसोलेशन का मतलब नो कॉन्टैक्ट था? नहीं, इसका मतलब था कंट्रोल्ड एंड ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट। ही वांटेड टू प्रिवेंट अ सडन डिसरप्टिव कल्चरल शॉक। Understood. Now, let's practice. Warrior Elwin advocated for development through tribal genius, shielded by a policy of protective isolation, which later inspired Nehru's tribal Panchsheel. Rehearse it. In short, Elwin's philosophy for NEFA was a unique blend of respect for tribal culture and a pragmatic shield against exploitation. Next up is a classic anthropological concept, question 1E. Characteristics and communication between little and great traditions. Broad micro-theme, the dynamic interplay between local folk traditions and universal textual traditions in complex civilizations. Little and great traditions. ये सुनने में थोड़ा abstract लगता है। नहीं, एक्चुअली बहुत सिंपल है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। लिटिल ट्रेडिशन मतलब लोकल, फोक, ओरल ट्रेडिशंस जो गांव में आम लोगों के बीच चलती हैं। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब ऐसी ट्रेडिशंस जो लिटरेट एलीट की हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट्स जैसे वेदास या पुरानास पर बेस्ड हैं, पैन इंडिया लेवल पर। अच्छा, जैसे गांव में किसी लोकल देवी की पूजा करना लिटिल ट्रेडिशन होगी। बिल्कुल, और दुर्गा पूजा या दिवाली मनाना जो अशास्त्र में मेंशन्ड है, वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। परफेक्ट एग्जांपल। सोचो, आपके घर में दादी कोई लोकल कहानी सुनाती हैं जो लिखी हुई नहीं है, लिटिल ट्रेडिशन। ओके, और आप स्कूल में रामायण पढ़ते हो जो एक फॉर्मल टेक्स्ट है, ग्रेट ट्रेडिशन। बस यही है कॉन्सेप्ट। राइट। चलो इसकी डिटेल्स में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट रेडफील्ड ने इंडियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है। सही। अब बॉडी पे आते हैं। यहाँ दो की प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। पहला प्रोसेस यूनिवर्सलाइजेशन। इसमें लिटिल ट्रेडिशन का कोई एलिमेंट ऊपर जाकर ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है। उसको एक नया रिफाइंड मीनिंग मिलता है, जैसे किसी लोकल डेटी का लॉर्ड शिवा या विष्णु के अवतार के रूप में एक्सेप्ट हो जाना। अच्छा, मतलब लोकल से नेशनल बन जाना। करेक्ट। और दूसरा प्रोसेस इसका उल्टा है, पैरोकियलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेट ट्रेडिशन का कोई एलिमेंट नीचे आकर लोकल कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई हो जाता है, उसको एक लोकल फ्लेवर मिल जाता है। जैसे रामायणा के कैरेक्टर्स को लेकर हर रीजन में अपनी लोकल कहानियां और सॉन्ग्स बन जाते हैं। मतलब नेशनल से लोकल बन जाना। इंटरेस्टिंग। ये टू वे ट्रैफिक है, हमेशा चलता रहता है। इससे कल्चर डायनामिक रहती है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन ना तो सिर्फ सांस्कृतिक टेक्स्ट से बनी है और ना ही सिर्फ फोक ट्रेडिशन से। ये इन दोनों के कांस्टेंट डायलॉग से बनी है। इट्स अ सिंथेसिस। ये कॉन्सेप्ट हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करता है। ब्रिलियंट। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। इस आंसर का फाउंडेशन किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रखा? रॉबर्ट रेडफील्ड। उनका नाम मेंशन करना नॉन नेगोशिएबल है। यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन में आसान शब्दों में क्या फर्क है? यूनिवर्सलाइजेशन इज अपवर्ड मूवमेंट, लोकल टू नेशनल। पैरोकियलाइजेशन इज डाउनवर्ड मूवमेंट, नेशनल टू लोकल। सिंपल। यूनिवर्सलाइजेशन का एक सॉलिड एग्जांपल क्या दे सकते हैं? Worship of a local village goddess being identified with the pan-Indian goddess Lakshmi or Parvati. और पैरोकिलाइजेशन का? The festival of Diwali being celebrated with unique local customs and rituals in different parts of India, which are not mentioned in any central text. ये कम्युनिकेशन कहाँ होता है? मतलब व्हाट आर द चैनल्स? Temples, pilgrimages, कथावाचक्स, साधुस, ये सब लोग इन दोनों ट्रेडिशंस के बीच ब्रिज का काम करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया के लिए है? नहीं, रेडफील्ड ने यह कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस को समझने के लिए बनाया था, लेकिन इंडिया इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। To practice time, the communication between little and great traditions happens through a two-way process of universalization and parochialization. Practice it. In short, Indian culture is a living dialogue between local folk beliefs and pan-Indian textual traditions. अब आते हैं एक बड़े 20 मार्क क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2A. Discuss the paleoanthropological significance of Sivalix of India, giving its subdivisions, fossil primate fauna, and major primate fossil localities. Broad micro theme. The role of the Sivalik Hills as a vital repository for understanding neogene hominoid evolution and environmental transitions. Sivaliks, हमने सोनियन कल्चर में इनका जिक्र किया था। अब इनकी पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मतलब फॉसिल्स की स्टडी। Exactly. Sivaliks basically एक treasure trove है hominoid evolution यानी apes और humans के common ancestors की evolution को समझने के लिए। यहाँ neogene period यानी लगभग 23 million to 2.6 million years ago के fossils मिलते हैं। वाओ, सो इट्स लाइक अ टाइम कैप्सूल। बिल्कुल। इमेजिन आपको एक ऐसी लाइब्रेरी मिल जाए जहाँ एवोल्यूशन की बुक के कुछ मिसिंग पेजेस रखे हों। सिवालिक्स वही लाइब्रेरी है। चलो इस लाइब्रेरी के सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इंट्रोडक्शन। द सिवालिक हिल्स आर अ माउंटेन रेंज इन द आउटर हिमालयस। इनकी जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स पैलियोएंथ्रोपोलॉजी के लिए गोल्ड माइन है। यहाँ से मिले फॉसिल्स, खास करके प्राइमेट्स के, हमें होमिनोइड एवोल्यूशन के बारे में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इसके सब डिविजन्स क्या हैं? जियोलॉजिकली सिवालिक डिपॉजिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोअर, मिडिल और अपर सिवालिक्स। हर सब डिवीजन एक अलग टाइम पीरियड और एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इनमें से फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? मोस्टली मिडिल और अपर सिवालिक्स में, क्योंकि उस वक्त का एनवायरनमेंट प्राइमेट्स के लिए काफी फेवरेबल था। ओके,
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, फॉसिल प्राइमेट फोना। कौन कौन से फॉसिल्स मिले? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल्स मिले हैं। सबसे फेमस है सिवापिथिकस। सिवापिथिकस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके फेशियल फीचर्स मॉडर्न ओरंगुटान से बहुत मिलते हैं। इससे ये थ्योरी स्ट्रांग हुई कि सिवापिथिकस ओरंगुटान लीनेज का एंसेस्टर हो सकता है। इनक्रेडिबल। और कोई, हाँ, रामापिथिकस। पहले इसे ह्यूमन एंसेस्टर माना जाता था, लेकिन अब इसे सिवापिथिकस की ही फीमेल स्पीशीज मानते हैं। इसके अलावा जाइगैंटोपिथिकस भी मिला है, जो एप्स का लार्जेस्ट नोन एप था। लार्जेस्ट नोन एप, अमेजिंग। अब मेजर प्राइमेट फॉसिल लोकेलिटीज, ये फॉसिल्स कहाँ मिले? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि हरित तलियांगर इन हिमाचल प्रदेश, पोतवार प्लेटो जो अब पाकिस्तान में है, और रामनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस? The Sivalics provide a unique window into Miocene hominoid radiation and diversity. यहाँ के फॉसिल्स ने हमें बताया कि एशिया में एप एवोल्यूशन कितना डाइवर्स था, और इन्होंने एनवायरनमेंट चेंज के इम्पैक्ट को समझने में भी हेल्प की है। ग्रेट समरी। चलो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट, इस आंसर में सिवालिक्स के कितने सब डिविजन्स मेंशन करने हैं? 3, लोअर, मिडिल एंड अपर सिवालिक्स। उनका टाइम पीरियड मेंशन करना भी बोनस पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमेट फॉसिल कौन सा है सिवालिक्स से? सिवापिथिकस, इसका जिक्र करना मस्ट है। उसकी ओरंगुटान कनेक्शन वाली बात भी लिखनी है। रामापिथिकस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है? ये कि पहले उसे ह्यूमन एंसेस्टर सोचा जाता था, होमिनिन स्टेटस, लेकिन अब वो थ्योरी डिस्कार्डेड है। ये साइंटिफिक प्रोसेस को शो करता है। आंसर में कम से कम 2 फॉसिल लोकेलिटीज के नाम लिखने हैं। कौन से लिखेंगे? हरी तलियांगर हिमाचल प्रदेश एंड पोटवार प्लेटो, ये क्लासिक साइट्स हैं। सिवालिक फॉसिल्स की सिग्निफिकेंस को आसान शब्दों में कैसे समझाएं? ये फॉसिल्स हमें ग्रेट एप और ह्यूमन फैमिली ट्री की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में बताते हैं, खास करके एशियन ब्रांच। क्या सिवालिक से डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर यानी होमिनिन मिला है? अभी तक नहीं। जो भी मिले हैं वो होमिनॉइड्स हैं, एप्स के एंसेस्टर्स या रिलेटिव्स। डायरेक्ट ह्यूमन लाइन का एविडेंस अफ्रीका से है। ये डिस्टिंक्शन क्लियर करना जरूरी है। Time to practice. The Shivalics are paleoanthropologically significant due to their rich Miocene hominoid fossils, like Sivapithecus, which illuminate the evolutionary history of great apes. Go on. In short, the Sivalik Hills are a fossil goldmine, crucial for understanding the Asian chapter of ape evolution millions of years ago. Let's move to the next question. Question 2b. Delineate the major features of S.S. Sarkar's classification of Indian populations. Was his classification better than Risley? Explain. 15 marks. Broad micro-theme. The paradigm shift from colonial racial typology to modern scientific population biology in Indian anthropology. Classification of Indian populations. ये हमेशा से एक controversial topic रहा है। बिल्कुल। यहाँ हम दो लोगों के काम को कंपेयर कर रहे हैं, कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटर हर्बर्ट रिजली और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस.एस. सरकार। सरकार का काम एक मेजर शिफ्ट था। उन्होंने रेस जैसे आउटडेटेड कॉन्सेप्ट को छोड़कर मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया। Basically, a move from judging by looks to studying genetics and biology. एग्जैक्टली। जैसे पहले लोग सोचते थे कि फोन का कवर देखकर इसके फीचर्स पता चल जाएंगे। हाँ। सरकार ने कहा नहीं, फोन को ऑन करके उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखो। इट वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम सुपरफिशियल टाइपोलॉजी टू साइंटिफिक एनालिसिस। Interesting analysis. चलो इसको डिटेल में देखते हैं। पहले ऐसे सरकार के क्लासिफिकेशन के मेजर फीचर्स। सरकार ने 1961 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने इंडिया की पॉपुलेशन को 6 मेन एथनिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया: ऑस्ट्रेलॉइड, इंडो आर्यन, इरानो-स्कैथियन, मुंडारी स्पीकर्स, मोंगोलॉइड और निग्रीटो। उनका बेसिस क्या था? सिर्फ फिजिकल फीचर्स? नहीं, यही उनका मेन कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने सेफेलिक इंडेक्स, हेड शेप, नेजल इंडेक्स, नोज शेप जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का यूज किया, बट ही ऑल्सो लिंक्ड देम टू लिंग्विस्टिक एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उनका अप्रोच ज्यादा सिस्टमैटिक था। फॉर एग्जाम्पल, ही आइडेंटिफाइड अ डिस्टिंक्ट ऑस्ट्रोलॉइड एलिमेंट इन साउथ एंड सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स। ठीक है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, was his classification better than Risley's? यस, एब्सोल्युटली। और इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन, रिजले का क्लासिफिकेशन जो 1901 में आया, वो सोशल हायरार्की, खास करके कास्ट से डीपली लिंक्ड था। उन्होंने कहा था कि हायर कास्ट आर्यन है और लोअर कास्ट ड्रेविडियन या मंगोलॉइड। oh, so it was a racial justification for the caste system. करेक्ट। सरकार ने इस रेस कास्ट लिंक को रिजेक्ट किया। उन्होंने पॉपुलेशन को एज अ बायोलॉजिकल यूनिट देखा, ना कि सोशल यूनिट। दिस वाज अ मेजर साइंटिफिक स्टेप फॉरवर्ड। दूसरा रीजन, रिस्ले ने नेसल इंडेक्स को अ सोशल बैरोमीटर की तरह यूज किया। उनका मानना था कि अ फाइनर नोज मेंट अ हायर सोशल स्टेटस। ये एक कंप्लीटली अनसाइंटिफिक और रेसिस्ट था। सरकार ने इन मेजरमेंट्स को सिर्फ बायोलॉजिकल मार्कर्स की तरह यूज किया, उनमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं डाला। और तीसरा, सरकार ने रेस वर्ड की जगह एथनिक एलिमेंट या पॉपुलेशन यूज करना शुरू किया। He moved away from the problematic concept of fixed racial types. तो कंक्लूजन ये है कि सरकार का काम बेटर था। हाँ, सरकार's work marked a paradigm shift. It moved Indian physical anthropology away from colonial racial typology towards modern scientific population biology. It was more objective, systematic, and ethically sound. चलो क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। पहला, रिस्ले और सरकार के अप्रोच में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? Risley linked physical traits to social hierarchy, caste, while Sarkar treated them as purely biological markers of a population. सरकार के क्लासिफिकेशन में रेस की जगह कौन सा टर्म यूज हुआ? Ethnic element और population. ये चेंज बहुत सिग्निफिकेंट है।
रिजली के काम का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था? His attempt to provide a racial justification for the caste system and his unscientific use of the nasal index. आंसर में ये प्रूफ करने के लिए कि सरकार बेटर था, कौन से 3 पॉइंट्स यूज करने चाहिए? 1. Sarkar rejected the race caste link. 2. He used measurements objectively without social bias. 3. He moved from race to population. ये 3 पॉइंट्स आपका केस स्ट्रॉन्ग बना देंगे. सरकार के क्लासिफिकेशन के कोई 2 मेन एथनिक एलिमेंट्स बताओ। ऑस्ट्रोलॉइड एंड इंडो-आर्यन. ये मेंशन करना जरूरी है. तो क्या हम सरकार के क्लासिफिकेशन को आज भी परफेक्ट मानते हैं? नहीं, आज हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स और डीएनए एनालिसिस यूज करते हैं, जो उससे भी ज्यादा एडवांस्ड है. बट फॉर हिज टाइम सरकार's वर्क वाज अ मैसिव इंप्रूवमेंट एंड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न स्टडीज. Great insight. Practice time. SS Sarkar's classification was superior to Risley's because it delinked race from caste and moved towards a more scientific, population-based approach. Go on. In short, Sarkar replaced Risley's biased racial typology with a more objective biological classification, modernizing Indian anthropology. Let's take up our final topic. ये question source में implicitly है. Evaluate the impact of Christianity on the scheduled tribes of Northeast India. Broad micro-theme. The socio-cultural transformation of Northeast Indian tribes through the dialectic of modernization and cultural displacement. Christianity in Northeast India. ये एक बहुत complex और sensitive topic है. हाय, और ये इम्पैक्ट भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं. हम दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे. Right. It's like a powerful medicine. उसके benefits भी हैं और side effects भी. एग्जैक्टली. इसको इवैल्यूएट करने का यही बेस्ट तरीका है. चलो शुरू करते हैं. पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था एजुकेशन और लिटरेसी. क्रिश्चियन मिशनरीज ने रिमोट एरियाज में स्कूल्स खोले. इससे एजुकेशन बहुत फैली, खास करके वुमेन्स एजुकेशन. उन्होंने कई ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए स्क्रिप्ट्स भी डेवलप की, जैसे रोमन स्क्रिप्ट फॉर नागा लैंग्वेजेस. ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हाँ, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट था हेल्थ एंड हाइजीन. मिशनरीज ने हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज खोले, जिससे मॉडर्न मेडिसिन वहां पहुंची. तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक पैन ट्राइबल आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प की. पैन ट्राइबल आइडेंटिटी मतलब? देखो, पहले अलग अलग ट्राइब्स जैसे अंगामी, आओ, सीमा, नागाज आपस में लड़ते थे. क्रिश्चियनिटी ने उन्हें एक कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी दी. वी आर ऑल नागा क्रिश्चियंस. इससे नागा नेशनलिज्म की फीलिंग को भी बढ़ावा मिला. इंटरेस्टिंग. अब इसके दूसरे साइड को देखते हैं. नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था कल्चरल डिस्प्लेसमेंट. मिशनरीज ने कई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को पेगन या अनसिविलाइज्ड कहकर बंद करवा दिया. जैसे हेड हंटिंग को बंद करना तो ठीक था, लेकिन उन्होंने फोक सॉन्ग्स, डांसेस, फेस्टिवल्स और मोरोंग सिस्टम यूथ डॉर्मेट्री को भी डिस्करेज किया. इससे तो कल्चरल लॉस हुआ होगा. बहुत. एक तरह से उनकी इंडिजिनस कल्चरल फैब्रिक कमजोर हो गए. और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? हाँ, न्यू सोशल क्लीवेजेस, मतलब सोसाइटी में नए डिविजन्स आ गए. एक ही गांव में क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन फैमिलीज के बीच सोशल टेंशन क्रिएट हो गई. फिर अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस जैसे बैप्टिस्ट्स और कैथोलिक्स के बीच भी कंपटीशन शुरू हो गया. तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए. क्रिश्चियनिटी ने नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को मॉडर्न वर्ल्ड से जोड़ा थ्रू एजुकेशन, हेल्थ और एक लार्जर आइडेंटिटी. लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, जो थी कल्चरल डिस्प्लेसमेंट और ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स का इरोजन. इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट सिंपल प्रोग्रेस और लॉस. ग्रेट एनालिसिस. क्रॉस क्वेश्चंस. इस आंसर में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के कौन से 3 पॉइंट्स कवर करने हैं? एजुकेशन एंड लिटरेसी, हेल्थ एंड हाइजीन एंड द क्रिएशन ऑफ अ पैन ट्राइबल आइडेंटिटी. और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के 2 मेन पॉइंट्स? Cultural displacement, loss of traditions, and the creation of new social cleavages, divisions within society. पैन ट्राइबल आइडेंटिटी का एग्जांपल क्या दे सकते हैं? The consolidation of various Naga tribes under a common Naga Christian identity, which became a factor in the Naga nationalist movement. कल्चरल डिस्प्लेसमेंट का सबसे क्लियर एग्जांपल क्या है? The discouragement of folk music, dances, and traditional institutions like the Morung by missionaries who saw them as pagan. आंसर को बैलेंस कैसे बनाएं? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को इक्वल वेटेज देकर, अवॉइड टेकिंग अ साइड, यूज वर्ड्स लाइक डायलेक्टिक, टू-साइडेड कॉइन और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन. क्या हम ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हर ट्राइब पर एक जैसा था? नहीं, ये कहना जरूरी है कि इम्पैक्ट वेरिड अक्रॉस डिफरेंट ट्राइब्स एंड रीजन्स. कुछ ने ज्यादा एम्ब्रेस किया, कुछ ने रेजिस्ट किया. Okay, practice time. The impact of Christianity in Northeast India was a double-edged sword, fostering modernization through education while also causing significant cultural displacement. Rehearse it. In short, Christianity acted as a powerful agent of socio-cultural change in Northeast India with both empowering and disruptive consequences. Wow, what a journey. हमने ancient tool से लेकर modern Indian politics और society तक सब कवर कर लिया. चलो एक quick recap करते हैं. Let's summarize the key takeaways. Sonian cultural tradition. हमने सीखा कि ये लोअर पैलियोलिथिक पेबल टूल ट्रेडिशन थी, जो अर्ली होमिनिन्स के रॉ मटेरियल के अनुसार जबरदस्त एडेप्टेशन दिखाती है. मोवियस लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना. कास्ट, फैक्शनलिज्म एंड पावर. हमने एमएन श्रीनिवास के डोमिनेंट कास्ट कॉन्सेप्ट को समझा. कास्ट अब सिर्फ एक रिचुअल हायरार्की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पावर का एक डायनामिक फील्ड है, जिसमें इंटरनल फैक्शनलिज्म भी होता है. रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी. हमने देखा कि ऑटोनॉमी देकर रीजनलिज्म को एक पॉजिटिव फोर्स में बदला जा सकता है, जैसा कि तेलंगाना और लिंग्विस्टिक स्टेट्स के केस में हुआ. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? वरियर एल्विन्स फिलॉसफी.
एल्विन ने प्रोटेक्टिव आइसोलेशन और डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल जीनियस का आइडिया दिया, जो नेहरू के ट्राइबल पंचशील का बेस बना। द गोल वॉज रिस्पेक्ट फॉर ट्राइबल कल्चर। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। रॉबर्ट रेडफील्ड के कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि यूनिवर्सलाइजेशन और परोकिलाइजेशन के थ्रू लोकल, लिटिल और पैन इंडिया ग्रेट ट्रेडिशंस हमेशा कम्युनिकेट करती रहती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक्स होमिनॉइड एवोल्यूशन को समझने के लिए एक ट्रेजर ट्रूव हैं। यहाँ सिवापिथिकस जैसे इंपॉर्टेंट फॉसिल्स मिले हैं जो ओरंगेटन लीनिएज के बारे में बताते हैं। शाज सेताज क्लासिफिकेशन। शाज ने रिस्ले के आउटडेटेड रेशियल टाइपोलॉजी को रिजेक्ट किया और पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर बेस्ड एक मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी। ही रिप्लेस्ड रेस विद पॉपुलेशन। और क्रिश्चियनिटी इन नॉर्थ ईस्ट। हमने देखा कि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स एजुकेशन, पैन ट्राइबल आइडेंटिटी, और नेगेटिव इंपैक्ट्स कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, न्यू सोशल क्लीवेजेस दोनों थे। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन डिस्कशन यहाँ खत्म नहीं होता। मैं सबके लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ रहा हूँ। इन अ वर्ल्ड दैट इज ग्लोबलाइजिंग सो फास्ट, क्या रीजनल एंड लोकल आइडेंटिटीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी? इस पर सोचना जरूर। एक बेहतरीन सवाल। नॉलेज को अप्लाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। एब्सोल्युटली। और अगर ये डिटेल डिस्कशन पसंद आया तो आप जानते हैं क्या करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप डाइविंग डीप। इमेजिन करो दोस्त कि तुम्हारे